अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं या आपके पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के बढ़ते खर्च को लेकर संसद की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति ने कुछ बड़ी सिफारिशें की हैं और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अस्पताल के कमरे के किराए की। समिति ने सिफारिश की है कि बड़े महानगरों में प्राइवेट अस्पताल के बेसिक रूम का किराया आसपास के जो 3 स्टार होटल हैं उनके औसत कमरे के किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अस्पताल के कमरे की कीमत होटल के कमरे से कैसे तय होगी, क्योंकि देखिए इसके पीछे वजह क्या है। अगर ये सिफारिशें मान ली जाती हैं तो अस्पताल का बिल कितना बदल सकता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अर्जुन सुंदराल। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि अभी अस्पतालों में जो 3 स्टार होटल के हिसाब से रूम रेंट तय नहीं हुआ है, ये संसदीय समिति की सिफारिश है। यानी सरकार और जो संबंधित अथॉरिटीज हैं वो आगे चलकर इस पर फैसला उन्हें लेना होगा। आज की तारीख में आप किसी अस्पताल में जाकर इस रिकमेंडेशन के आधार पर कमरा सस्ता कराने का दावा नहीं कर सकते। अब सवाल है कि आखिर समिति ने ऐसी रिकमेंडेशन क्यों की। दरअसल भारत में प्राइवेट जो हेल्थ केयर है उस पर खर्च लगातार आम लोगों के लिए बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बनता जा रहा है। एक मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो सिर्फ डॉक्टर और सर्जरी का खर्च नहीं होता, रूम रेंट, नर्सिंग चार्जेस, टेस्ट, मेडिकल कंज्यूमेबल्स होते हैं, मील्स होती हैं और दूसरी सर्विसेज भी होती हैं। अब सब मिलकर फाइनल बिल काफी बड़ा बना सकती हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने हेल्थ केयर को ज्यादा अफोर्डेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कई रिकमेंडेशंस दी हैं। समिति की रिपोर्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस को रैशनलाइज करने की जरूरत बताई गई है। खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बेसिक होटल रूम के जो चार्जेस हैं उन्हें आसपास के 3 सितारा होटलों के एवरेज टैरिफ से बेंचमार्क करने की बात की गई है, यानी वो बेंचमार्क होगा। साथ ही में समिति ने ये भी कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग, कंज्यूमेबल, मील्स और लॉन्ड्री जैसे लागत को बेसिक रूम टैरिफ में जोड़ा जा सकता है, ताकि पूरी कॉस्टिंग को एक व्यवस्थित तरीके से देखा जा सके। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अस्पताल का कमरा और होटल का कमरा तो एक जैसा होता ही नहीं है, फिर होटल को बेंचमार्क या मानक क्यों माना गया है? यही इस रिकमेंडेशन की सबसे दिलचस्प बात है। होटल के कमरे का एक पब्लिकली विजिबल टैरिफ होता है। अस्पतालों में रूम चार्जेस कई बार काफी अलग हो सकते हैं। समिति का मकसद यह है कि बेसिक रूम के नाम पर मरीज से मनमाना चार्ज ना लिया जाए और एक रीजनेबल बेंचमार्क तय हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अस्पताल में जो कमरे का खर्च है वो सिर्फ होटल के कमरे जो इतना ही होगा, क्योंकि अस्पताल में नर्सिंग, रेजिडेंट डॉक्टर, मेडिकल सपोर्ट और कंज्यूमेबल और जो दूसरी चीजें होती हैं या सुविधाएं होती हैं वो भी उसमें रहती हैं। इसलिए समिति ने इन लागत को अलग से ध्यान में रखने की बात कही है। अब बात सिर्फ रूम रेंट की नहीं है। कमेटी ने हेल्थ केयर में प्राइस ट्रांसपेरेंसी, स्टैंडर्डाइजेशन पर भी जोर दिया है, यानी मरीजों को इलाज शुरू होने से पहले जितना संभव हो ट्रीटमेंट का एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो बताया जाए। मान लीजिए आपकी सर्जरी होने वाली है तो सिर्फ इतना ना बताया जाए कि भाई सर्जरी की फीस इतनी है, बल्कि रूम, डॉक्टर, टेस्ट, मेडिसिन जो हैं और जो कंज्यूमेबल्स हैं और दूसरे जो संभावित खर्चे हैं उनका अंदाजा पहले से आपको दे दिया जाए। इसका फायदा क्या होगा? आपको पहले से पता रहेगा कि इलाज के दौरान रफली कितना खर्च हो सकता है और अचानक आने वाले बड़े बिल का जो शॉक है वो थोड़ा कम हो सकता है। अब आते हैं इस पूरी खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर इसका क्या असर होगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का एक शब्द देखना चाहिए, रूम रेंट लिमिट। कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में यह तय होता है कि इंश्योरेंस कंपनी एक दिन के कमरे का कितना खर्च कवर करेगी। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट 5,000 पर डे है और आप 10,000 वाला कमरा चुन लेते हैं। अब सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको 5,000 अपनी जेब से देने पड़ेंगे। कुछ पॉलिसीज में प्रोपोर्शनेट डिडक्शन का क्लॉज होता है। ऐसे मामलों में रूम कैटेगरी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के कुछ दूसरे एलिजिबल एक्सपेंस पर भी प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लग सकता है। यानी इसलिए पॉलिसी लेते समय रूम रेंट लिमिट और प्रोपोर्शनेट डिडक्शन को समझना बेहद जरूरी है। यानी हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ ये देखना कि मेरा कवर 10 लाख का है काफी नहीं होता। आपको ये भी देखना है कि उस 10 लाख के कवर पर कौन कौन सी कंडीशन लगी हुई है।
अब मान लीजिए सरकार भविष्य में इस रिकमेंडेशन को किसी बाइंडिंग रूल के रूप में लागू कर देती है, मतलब ये माननी ही पड़ेगी आपको, तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी अपनी पॉलिसीज और क्लेम कैलकुलेशन को नए हॉस्पिटल प्राइसिंग फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करना पड़ सकता है, उसके मुताबिक रखना पड़ सकता है। उदाहरण से समझते हैं, अगर बेसिक रूम रेट्स को रेगुलेट किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट का अनुमान लगाना कुछ हद तक आसान हो जाएगा। मतलब उन्हें ये पता लग जाएगा कि कितना खर्च आपके हॉस्पिटल विजिट पर हो सकता है। अगर सर्जरी और रूटीन ट्रीटमेंट के चार्जेस के लिए भी स्टैंडर्ड रेट्स या कैप्स आते हैं तो इंश्योरेंस को क्लेम की जो कॉस्टिंग है वो आसानी से कर पाएंगे। और इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है, अगर हॉस्पिटल के चार्जेस में अननेसेसरी वेरिएशन, यानी कभी बहुत कम थे कभी अचानक से ज्यादा हो जाए या ज्यादा चार्जेस ना हो, ये सब कम होता है तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्लेम जो एक्सपेंसेस है उनका दबाव कम हो जाएगा, यानी इंश्योरेंस कंपनीज पर भी दबाव कम हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से इसका फायदा पॉलिसी होल्डर्स को मिलना चाहिए, यानी आपको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है अपने आप सस्ता हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम तय होने के पीछे सिर्फ हॉस्पिटल रूम रेंट नहीं होता, मेडिकल इन्फ्लेशन होती है, मेडिसिन होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी, सर्जरीज, गंभीर बीमारियों के ट्रीटमेंट और ओवरऑल जो क्लेम है, इन सब का असर आपके प्रीमियम पर पड़ता है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। इसलिए सिर्फ रूम रेंट कैप की वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम कितना घटेगा, अभी कोई इसका जो निश्चित आंकड़ा है वो बताना सही नहीं होगा। अब सोचिए, अगर आज हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने आप जा रहे हैं तो आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले रूम रेंट लिमिट देखिए, अगर पॉसिबल हो सके तो ऐसी पॉलिसी को प्रेफरेंस दी जा सकती है जिसमें रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन कम हो और या फिर बिल्कुल ना हो, लेकिन साथ में पॉलिसी की जो बाकी कंडीशंस है वो भी देखना जरूरी है। दूसरा, प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस हैं या नहीं ये भी समझना जरूरी है। तीसरा, को पेमेंट कितना है ये भी देखें, यानी क्लेम आने पर आपको अपनी जेब से कितना पैसा देना होगा ये जरूर देख लें। एक और चीज है कि डिजीज स्पेसिफिक या ट्रीटमेंट स्पेसिफिक सब लिमिट्स है या नहीं। पांचवा, आपका पसंदीदा हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस नेटवर्क में है या नहीं, क्योंकि कई बार व्यक्ति 10 या 20 लाख का कवर देखकर पॉलिसी खरीद लेता है, लेकिन क्लेम के समय उसे पता चलता है कि कुछ ट्रीटमेंट पर जो है सब लिमिट है या रूम कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड है या को पेमेंट लागू है, यानी आपको भी पैसे देने होंगे। अब इस रिकमेंडेशन का जो आम लोगों पर असर क्या होगा जो समिति ने रिकमेंडेशन दी है? देखिए, अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाता है तो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है ट्रांसपेरेंसी, अफोर्डेबिलिटी, यानी सस्ता इलाज आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मरीज को इलाज से पहले खर्च का बेहतर अंदाजा मिल सकता है, हॉस्पिटल बिलिंग में मनमानी कम हो सकती है और इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच क्लेम अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट या जो विवाद होता है वो कम हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कहना है कि हो सकता है कि हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इमरजेंसी सर्विसेज और दूसरी तरह की चीज़ें से लागत जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए सरकार के सामने चैलेंज ये होगा कि इलाज मरीज के लिए अफोर्डेबल भी रहे और हॉस्पिटल्स के लिए फाइनेंशियल वायबल भी हो, यानी वो उन्हें फाइनेंशियली नुकसान ना हो। और यही वजह है कि इसे सिर्फ हॉस्पिटल वर्सेस पेशेंट की लड़ाई के तौर पर देखना सही नहीं होगा। असली सवाल यह है कि हेल्थ केयर की कीमत ऐसी कैसी रखी जाए कि मरीज पर जो है ज़्यादा बोझ ना पड़े और हेल्थ केयर सिस्टम भी ठीक तरीके से चलता रहे। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा।